Hi everyone, this is Ravi. In this tutorial, we are going to discuss about the most important service of the AWS, that is EC2 सर्विस। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग EC2 सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूरा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस सर्विस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि EC2 क्या होता है, EC2 के फीचर क्या होते हैं, क्यों हम लोग EC2 को यूज़ करते हैं और EC2 का आर्किटेक्चर कैसा होता है, कहाँ पे हम लोग EC2 को लॉन्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने को मिलेगी और एक प्रैक्टिकल भी मिलेगा जहाँ पे हम लोग EC2 को क्रिएट कर रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग शुरू करते हैं हमारे EC2 वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ EC2, व्हाई EC2 यूज, आर्किटेक्चर ऑफ द EC2, फीचर्स ऑफ द EC2 एंड हाउ टू क्रिएट द EC2 इंस्टेंस। तो EC2 का मतलब होता है एक वर्चुअल सर्वर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक EC2 क्या होता है। तो एक EC2 होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसको हम लोग EC2 बोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिक मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इलास्टिक का मतलब होता है ऑटोमेटिकली स्केल अप एंड ऑटोमेटिकली स्केल डाउन। ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी। अभी इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़े से ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ऑटोमेटिकली स्केल अप मतलब क्या होता है। देखो, EC2 का मतलब होता है एक वर्चुअल सर्वर जो कि हम लोग इस सर्विस का यूज़ करके क्रिएट करने वाले हैं। वर्चुअल सर्वर इज़ लुक लाइक अ फिजिकल सर्वर की तरह ही होता है, बट वो हमको दिखता नहीं है। जो भी काम हम लोग फिजिकल सर्वर के ऊपर करते हैं वो भी हम लोग वर्चुअल सर्वर के ऊपर कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको वर्चुअल सर्वर को अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करना होता है, और जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो जो भी काम हम लोग फिजिकल सर्वर के साथ में कर रहे थे वो सारा काम हम लोग वर्चुअल सर्वर के साथ भी कर सकते हैं। तो जो हम लोग वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हैं, वो वर्चुअल सर्वर कैसे क्रिएट होता है वो हम लोग इस सर्विस के अंदर में पढ़ने वाले हैं। तो इलास्टिक का मतलब है ऑटोमेटिकली स्केल अप एंड ऑटोमेटिकली स्केल डाउन। अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर। ऑटोमेटिकली स्केल अप कब होगा, ऑटोमेटिकली स्केल डाउन कब होगा, ये सारा कुछ जो डिस्कवरी है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि जैसे हम लोग एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं। और वो जो वर्चुअल सर्वर होता है इज़ लाइक अ वेब सर्वर और इज़ लाइक एप्लीकेशन सर्वर, जहाँ से हमारे यूज़र्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। अब उस सर्वर को एट ए टाइम में बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं, उस एप्लीकेशन को बहुत सारे लोग एट ए टाइम में एक्सेस करते हैं, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट उस सर्वर के ऊपर आ जाती है। अब क्या होगा कि जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी उतना वो सर्वर जो होगा वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। मतलब उसकी कैपेसिटी अगर 10,000 रिक्वेस्ट की हैंडल करने की हो और उसके ऊपर अगर 10,000 के ऊपर की रिक्वेस्ट अगर उसके ऊपर आ रही है तो ऑब्वियस है कि वो सर्वर जो होगा वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। और हैंग हो जाएगा तो हमारा एप्लीकेशन का जो अवेलेबिलिटी, एप्लीकेशन की जो अवेलेबिलिटी है, वेबसाइट की जो अवेलेबिलिटी है, उसके ऊपर इफेक्ट गिरेगा। यूज़र प्रॉपरली हमारे वेबसाइट को, एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AWS एक ऑटो स्केलिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। ये ऑटो स्केलिंग सर्विस होती क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जब उसका वीडियो आएगा तब आपको पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा। बट फिलहाल आप इतना समझ लो कि एक ऑटो स्केलिंग सर्विस होती है जो कि हम लोग EC2 इंस्टेंस को लगाते हैं। और इससे क्या होता है कि जब भी सर्वर के ऊपर लोड बढ़ता है तो ये सर्वर अपने जैसे दूसरे सर्वर को क्रिएट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही सर्वर क्रिएट हो जाते हैं तो एक सर्वर के ऊपर जो लोड था, अब उस लोड जो होगा वो बाकी सर्वर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इससे हमारा सर्वर सेफ भी रहता है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी हैक को अच्छी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो यही बेसिकली ऑटो स्केलिंग होता है, ऑटोमेटिकली स्केल अप एंड ऑटोमेटिकली स्केल डाउन। अब देखते हैं स्केल डाउन क्या होता है। जैसे ही हमारे रिक्वेस्ट का लोड अभी कम होगा तो हमको
अभी अभी इतने सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा जो लोड है अभी सर्वर के ऊपर कम हो रहा, तो ऑटो स्केलिंग सर्विस क्या करती है कि जो भी सर्वर क्रिएट किए हुए रहते हैं उस सर्वर को टर्मिनेट करना शुरू कर देती है, और जितनी रिक्वेस्ट है उतने ही सर्वर रहेंगे, जो कि एक्स्ट्रा सर्वर थे उसको डिलीट किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑटो स्केलिंग, स्केल अप एंड ऑटोमेटिकली स्केल डाउन। तो इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा ऑटोमेटिकली स्केल अप कब होता है, ऑटोमेटिक स्केल अप कब, स्केल डाउन कब होता है। सेकेंड जो वर्ड है कंप्यूट क्लाउड, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। कंप्यूट क्लाउड का मतलब होता है जब भी आप अपने डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हो तो आपको एक सर्वर चाहिए होता है, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, एक डेटाबेस चाहिए होता है, एक स्टोरेज चाहिए होता है, बहुत सारी आपको चीज़ें होती है जो आपको चाहिए होती है आपको डेटा को प्रोसेस करने के लिए। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, बट ये क्लाउड मतलब हम इसको वर्चुअली यूज़ करते हैं। जो सारी चीज़ें हम लोग फिजिकली यूज़ कर रहे थे, सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो वो सारे के सारे हम लोग अभी क्लाउड के थ्रू एक्सेस करेंगे, मतलब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे। जो हमको दिखेंगे तो नहीं, लेकिन हम लोग उसको सर्वर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि हम लोग EC2 का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों इतना पॉपुलर हो गया EC2 सर्विस। सबसे पहले तो है कि ऑन डिमांड। देखो, ऑन डिमांड का मतलब होता है कि अमेजॉन AWS EC2 प्रोवाइड करता है ऑन डिमांड सर्विस को भी। मतलब ये क्या होती है, तो ये होती है कि जितने ज़्यादा टाइम यूज़र उस सर्विस को यूज़ करेगा उतने ही टाइम के आपको पैसे पे करने हैं, आपको पेमेंट उतना ही करना है। जितना आप यूज़ करोगे सर्विस को उतना ही आप पेमेंट करोगे। जितनी आपकी सर्विस ऑफ रहेगी, बंद रहेगी, टर्मिनेट करेंगे आप एक सर्विसेज, जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हो उसको, तो आपको उस टाइम में बिल पे नहीं करना है। मतलब इससे क्या होगा कि जितने हम लोग यूज़ करेंगे उतना ही हमको पे करना है, जितना हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो उतना आपको पे नहीं करना है। कंप्यूटिंग कैपेसिटी, स्केलेबल कंप्यूटिंग, अभी बताया मैंने। स्केलेबल कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली स्केल अप होगा और ऑटोमेटिकली स्केल डाउन होगा। जैसे जैसे आपके आपके सर्वर के ऊपर लोड बढ़ेगा, वैसे वैसे जो भी कंप्यूटिंग के जो रिसोर्सेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्केल अप होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे लोड कम होगा वैसे वैसे हमारे जो सर्वर्स है वो ऑटोमेटिकली स्केल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से बाकी सर्विसेज का भी है, जैसे EC2 है, S3 है, और अदर सर्विस हम लोग AWS की यूज़ करेंगे तो वो भी स्केलेबल सर्विस ही है। मतलब जैसे जैसे लोड आएगा तो वैसे वैसे सर्विस एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे लोड कम हो जाएगा वैसे वैसे सर्विस का कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, मतलब वो टर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, अमेजॉन EC2 रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फिजिकली देखते हो, अगर आप फिजिकल सर्वर लाते हो तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, हमारा टाइम भी चला गया, क्योंकि उतने टाइम में उसको लाना है, उसको उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आप उसको प्रिपेयर करना है रिक्वेस्ट हैंडलिंग के लिए, तो उस वक्त पैसे भी जाएंगे हमारे, और टाइम भी जाएगा, और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खर्च होगी। और इससे क्या होता है कि इससे हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारे हार्डवेयर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पहले से तो हमारे पास हार्डवेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है और अभी हमको दूसरा हार्डवेयर उसके सपोर्ट में लाना है, तो एक हार्डवेयर के पैसे, दूसरे हार्डवेयर के पैसे, ऐसे करते हमारे पास हार्डवेयर की जो कॉस्ट है होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी कॉस्ट को रिड्यूस करती है अमेजॉन EC2 सर्विस। ये क्या करती है, ये करती है कि अगर आपके पास एक सर्वर है और आपका उस सर्वर से काम नहीं हो रहा, आप उस सर्वर के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करो कि आप एक दूसरा हाई कैपेबिलिटी वाला सर्वर क्रिएट करो। आप उस सर्वर को टर्मिनेट भी कर सकते हो, आपको पैसे नहीं लगेंगे। जितने टाइम में आपने यूज़ किया है उतने टाइम के आपको पैसे पे करने हैं, और आपने एक बार उसको टर्मिनेट कर दिया तो आपको पैसे पे नहीं करने उसके। मतलब वहाँ पे ईज़िली आप अपने सर्वर को एक ही क्लिक के अंदर में टर्मिनेट भी कर सकते हो, एक ही क्लिक के अंदर में आप क्रिएट भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपको बार बार अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, बार बार आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, नहीं। आपके पास एक सर्विस है, दैट इज़
AMI, आप खुद की AMI क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपने एप्लीकेशन अपने सर्वर के अंदर इंस्टॉल की है तो उसकी एक AMI बनती है, इंस्टेंस AMI बनती है। तो उस AMI का यूज़ करके आप नया सर्वर क्रिएट कर सकते हो। आपका डेटा भी सेफ रहेगा, आपका एप्लीकेशन भी उसके अंदर में इंस्टॉल्ड रहेगा, आपको फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी चीज़ें उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होगी और डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इस सर्विस का यूज़ हम लोग डेवलप करने के लिए और डिप्लॉय एप्लीकेशन करने के लिए भी करते हैं, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन जो होता है वो फास्ट डिप्लॉय होता है और ज़्यादा डाउन। एंड यू कैन ऐड द कैपेसिटी टू स्केल अप एंड स्केल डाउन। अगर आपके सर्वर के ऊपर हेवी टास्क बढ़ता है, मतलब सर्वर के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रही है, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाएगा। और जैसे जैसे टास्क हमारा कम होगा, जैसे जैसे उसके ऊपर का लोड डिक्रीज़ होगा, वैसे वैसे वो भी स्केल डाउन होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द EC2 क्या होता है। मतलब क्या कि हम लोग EC2 को कहाँ लॉन्च करते हैं, EC2 किस जगह पे हम लोग लॉन्च करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो है AWS क्लाउड। अच्छा, AWS की सर्विसेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, AWS क्लाउड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा AWS क्लाउड। उसके बाद में है रीजन। रीजन का मतलब है कि जहाँ पे AWS के डेटा सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड AWS रीजन। उसके बाद है अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन का मतलब होता है एक लोकेशन, एक प्लेस होता है, एक लोकेशन होती है कि जहाँ पे बहुत सारे हम अपने कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। वो जगह जो होती है जहाँ पे हम लोग हमारे रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस हो गया, ABS वॉल्यूम हो गया और हमारी VPC हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जिस लोकेशन पे क्रिएट करते हैं, दैट लोकेशन इज़ कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी जोन। और ऐसे अवेलेबिलिटी जोन जो होते हैं वो रीजन के अंदर होते हैं। वो एक अवेलेबिलिटी जोन, दो अवेलेबिलिटी जोन, ऐसे 3-4 अवेलेबिलिटी जोन जो होते हैं वो एक रीजन के अंदर हो सकते हैं। और ये जो अवेलेबिलिटी जोन होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। एक ही रीजन के अंदर 3-4 से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं। उसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग हमारे रिसोर्सेज अभी डिप्लॉय करना शुरू करेंगे। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर जब हम लोग इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे 2 सबनेट्स होते हैं। जैसे कि एक पब्लिक सबनेट होता है और एक होता है प्राइवेट सबनेट। पब्लिक सबनेट का मतलब होता है कि ये एक्सेसिबल होता है पब्लिकली थ्रू द ब्राउज़र, और प्राइवेट सबनेट जो होता है वो एक प्राइवेट होता है जिसको प्राइवेट पर्सन एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट यूज़र एक्सेस कर सकता है, उसको कोई भी यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। बट पब्लिक जो होते हैं वो कोई भी यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक सबनेट के अंदर हम हमारा EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, बट EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के पहले हम लोग EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं एक सिक्योरिटी ग्रुप के साथ में। बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल होता है, सेकेंडरी फायरवॉल मतलब इंस्टेंस लेवल फायरवॉल होता है, जहाँ पे ये हमारे इंस्टेंस की तरफ आने वाले जो इनकमिंग ट्रैफिक है और इंस्टेंस से जाने वाली जो आउटगोइंग ट्रैफिक है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। अच्छा, बेसिकली ट्रैफिक जो होता है मतलब एक रिक्वेस्ट होते हैं, जो रिक्वेस्ट किसी भी पोर्ट से आ सकते हैं, किसी भी IP एड्रेस से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो वो रिक्वेस्ट जो होते हैं उसको हैंडल करने का काम जो होता है वो सिक्योरिटी ग्रुप करता है, जिससे कि हमारा जो इंस्टेंस हो वो सिक्योर रहे। और उसी इंस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम इंस्टेंस वॉल्यूम हो सकता है या तो ABS वॉल्यूम हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग फीचर के अंदर देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि इंस्टेंस जो क्रिएट करते हैं उसको एक तो इंस्टेंस वॉल्यूम होगा या तो उसको एक तो ABS वॉल्यूम होगा। अब ये जो पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट जो होते हैं वो हमारे VPC के अंदर क्रिएट करते हैं हम लोग। तो VPC जो होता है, जब भी VPC को जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हम लोगों ने क्रिएट किया है, अब उस VPC को अगर इंटरनेट के साथ में कनेक्ट होना हो तो उसके लिए एक डिवाइस लगेगा। इस डिवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस डिवाइस के थ्रू ही VPC के अंदर जो भी पब्लिक सबनेट होते हैं उसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो VPC के थ्रू
उस इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट के साथ में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो वो जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे एक डिवाइस है कि जिसकी वजह से हमारी जो वीपीसी होती है वो इंटरनेट के साथ में कनेक्ट हो जाती है और जिसको यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ द EC2। तो सबसे पहला जो फीचर्स है जहाँ जो कि हम लोग EC2 के रिलेटेड पढ़ते हैं वो है हमारा इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है वर्चुअल सर्वर, जो हम लोग इस सर्विस का यूज़ करके क्रिएट करेंगे और उसी वर्चुअल सर्वर के साथ हम लोग सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वो सर्वर के अंदर हम लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल सकते हैं, कुछ भी हम लोग उसके अंदर में प्रोसेस कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली ए वर्चुअल सर्वर, जो सेम होता है हमारे प्राइवेट सर्वर की तरह। ओके, जो भी वर्चुअल सर्वर हम लोग क्रिएट करेंगे उसके लिए हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं अमेज़ॉन मशीन इमेज। अमेज़ॉन मशीन इमेज का ही मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और कुछ रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सर्वर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और अमेज़ॉन मशीन इमेज का यूज़ करके हम लोग इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। विदाउट मशीन इमेज हम लोग इंस्टेंस को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, इंस्टेंस टाइप। तो इंस्टेंस टाइप जो होते हैं ना, ये यहाँ पे वेरियस कॉन्फ़िगरेशन वाले इंस्टेंसेस प्रेजेंट हैं। जैसे CPU ऑप्टिमाइज इंस्टेंस है, मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस प्रेजेंट है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस प्रेजेंट है, नेटवर्किंग के रिलेटेड इंस्टेंस प्रेजेंट है और ग्राफिक्स हार्डवेयर के रिलेटेड भी इंस्टेंस इस सर्विस के अंदर में प्रेजेंट है। ये सारे इंस्टेंस इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जो वर्क होता है, हमारा जो काम होता है वो अलग अलग होता है। कोई किसी का काम सॉफ्टवेयर का होता है, किसी का काम गेमिंग का होता है, किसी का काम डेटाबेस का होता है, किसी का काम मीडिया एडिटिंग एनकोडिंग का होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काम्स होते हैं और हर एक काम के लिए हम लोग एक इंस्टेंस यूज़ नहीं कर सकते। तो डिफरेंट काम होते हैं और डिफरेंट हमारे प्रोसेस डेटा, हमको डिफरेंट डेटा प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग डिफरेंट EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ द EC2 इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका हाई परफॉर्मेंस वाला काम है, जैसे बैच प्रोसेसिंग हो गया, मीडिया एनकोडिंग हो गया, आपको हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप CPU ऑप्टिमाइज इंस्टेंस चूज़ कर सकते हो, मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस चूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी डेटाबेस को डिप्लॉय करना चाहते हो, डेटाबेस आपका है, आप डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हो, डिप्लॉय करना चाहते हो, तो आप उस वक्त स्टोरेज वाले इंस्टेंस यूज़ कर सकते हो। आपको कोई गेम एप्लीकेशन डिप्लॉय करने हैं, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने हैं, तो उसके लिए आप ग्राफिक्स वाले इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो मतलब हर वर्क के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर सर्वर प्रेजेंट है। आपके वर्क के हिसाब से आप किसी भी इंस्टेंस को चूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर दैट की पेयर का मतलब होता है कि जो भी हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे तो उस सर्वर को लॉगिन करने के लिए हमें एक सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन लगेगी और वही सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, वही आइडेंटिफिकेशन को बोलते हैं हम लोग की पेयर मतलब दो की यहाँ पे फॉर्म होती है। एक की जो होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक की, वो पब्लिक की जो होती है वो इंस्टेंस के अंदर ही रहती है। जो सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं उसी के अंदर इंस्टेंस पब्लिक की रहती है और जो प्राइवेट की होती है वो प्राइवेट की हमारे कंप्यूटर के अंदर में डाउनलोड हो जाती है। अब जब भी हम लोग सर्वर को लॉगिन करेंगे तो उस वक्त हम लोग प्राइवेट की यूज़ करेंगे और वहाँ पे प्राइवेट की और पब्लिक की जब मैच होती है तभी हमारा इंस्टेंस हमारे प्राइवेट मशीन के ऊपर लॉगिन होता है, अदरवाइज लॉगिन नहीं होता। सेकेंड, इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम। अच्छा, ये हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम का मतलब होता है जब भी हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हमें एक वॉल्यूम असाइन किया जाता है। जो वॉल्यूम हमें असाइन किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंस वॉल्यूम। अच्छा, ये इंस्टेंस वॉल्यूम जो होता है ना, ये नॉन परसिस्टेंट होता है। नॉन परसिस्टेंट का मतलब होता है जब भी हम लोग हमारे इंस्टेंस को, हमारे सर्वर को डिलीट करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, तो उस वक्त जो काम उस सर्वर के ऊपर किया होता है, वो जो डेटा हम लोगों ने उसके ऊपर स्टोर किया होता है, वो डेटा हमारा
जो होता है वो भी डिलीट हो जाता है, उसी सर्वर के साथ वो डेटा भी डिलीट हो जाता है, उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये इंस्टेंस वॉल्यूम से होता है। इंस्टेंस वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि जब तक हमारा इंस्टेंस शुरू है तब तक हम उसमें से डेटा एक्सेस कर पाएंगे। जब हमारे इंस्टेंस को हम लोग डिलीट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, तो उस वक्त हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो भी डेटा उसी सर्वर के साथ में डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन परसिस्टेंट वॉल्यूम होता है। सेकेंडली, अमेजॉन एबीएस वॉल्यूम, जो कि हम लोग एक्सटर्नली उस इंस्टेंस को अप्लाई करते हैं। और एक्सटर्नली अप्लाई होने से क्या होता है कि जो भी हम लोग काम करते हैं वो अगर आप अमेजॉन एबीएस के अंदर में स्टोर करते हो और हमारे इंस्टेंस मतलब आपके इंस्टेंस को आप डिलीट भी करते हो, मतलब इंस्टेंस डिलीट भी हो जाए, बट वो डेटा जो होता है वो डिलीट नहीं होता, क्योंकि वो ईबीएस के अंदर स्टोर होता है। और ईबीएस का मतलब होता है, ईबीएस का जो मतलब होता है कि जो वॉल्यूम होता है, जो ईबीएस वॉल्यूम होता है, दैट इज़ अ पर्सिस्टेंट वॉल्यूम होता है, उसके अंदर का डेटा डिलीट नहीं होता। आप इंस्टेंस को डिलीट करो, इंस्टेंट डिलीट हो जाएगा, उसका इंस्टेंस वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा, बट जो डेटा होगा जो हमारे ईबीएस के अंदर स्टोर होगा वो डेटा डिलीट नहीं हो सकता, because of EBS is the persistent volume storage. उसके बाद है रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन। तो रीजन का मतलब है एक पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे AWS के डेटा सेंटर्स प्रेजेंट है, और उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं जहाँ पे हमारा VPC, हमारे रिसोर्सेज जैसे कि हमारे इंस्टेंस हो गए, हमारे अदर रिसोर्सेज हो गए, हमारा EBS हो गया, और कुछ रिसोर्सेज हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं हमारे सर्वर के साथ में, वो सारे के सारे रिसोर्सेज हम लोग उस VPC के अंदर क्रिएट करते हैं, और VPC जो होता है वो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर प्रेजेंट होता है। सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब होता है एक सेकेंडरी लेवल फायरवॉल जो हम लोग इंस्टेंस को लगाते हैं। इसका काम होता है कि जो इंस्टेंस की तरफ जो आने वाली ट्रैफिक है, जैसे इनकमिंग ट्रैफिक हो गया, आउटगोइंग ट्रैफिक हो गया, उसको कंट्रोल करना। ट्रैफिक एक तो पोर्ट से आ सकते हैं, प्रोटोकॉल से आ सकते हैं, या सोर्स IP से आ सकते हैं। उन सभी ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो सिक्योरिटी ग्रुप करता है। VPC का मतलब क्या होता है? VPC का मतलब होता है एक लॉजिकली आइसोलेटेड एरिया जहाँ पे हम लोग हमारे रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। रिसोर्सेज मतलब जैसे आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, आप अदर रिसोर्सेज, आप अदर सर्विसेज अगर आप अमेज़ॉन की यूज़ करोगे तो आपको उस सर्विसेज को अपने ही VPC के अंदर में लगानी पड़ती है। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, हमारे सर्वर के लिए, तो वो सारी रिसोर्सेज जो होते हैं, वो सारी सर्विसेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर होती है, आइसोलेटेड नेटवर्क के अंदर होती है, और उसी नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं VPC, दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इलास्टिक IP जो होता है, इलास्टिक IP स्टैटिक होता है, पब्लिक IPv4 होता है, और ये डायनामिक क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो हमको IP जो होता है ना, IP हमको अमेज़ॉन से प्रोवाइड किया जाता है, पर जैसे ही हमारे इंस्टेंस को हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, तो जो प्रीवियस IP था वो प्रीवियस IP चला जाता है, उसके बदले में हमको नया IP अलोकेट हो जाता है। तो इसी चेंजिंग वाले IP को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे अमेज़ॉन ने एक सर्विस प्रोवाइड की है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक IP एड्रेस। इंस्टेंस को अप्लाई कर दिया तो आपका जो इंस्टेंस आप जब भी स्टॉप करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आपका IP जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो डिलीट। सबसे पहले आपको अपने कंसोल को लॉगिन करना है। अगर आपके पास AWS अकाउंट प्रेजेंट है तो आप अपने कंसोल को लॉगिन करो। अगर आपके पास AWS अकाउंट प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले आपको AWS अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप EC2 सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल रहे हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे देखते हो कि आपका एक कंसोल ओपन हो जाता है। मेरा पहले से ही लॉगिन था तो
ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं गिरी। लेकिन अगर आपका कंसोल आपने लॉगआउट किया होगा तो लॉगिन करने के से आप लॉगिन करते ही आपको पूछा जाएगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, आपको वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना है और उसके बाद आप लॉगिन करके इस डैशबोर्ड के ऊपर आ सकते हो। तो आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा है। अगर आपको सर्विसेज यहाँ पे दिखती है, सारी सर्विसेज EC2 भी आपको दिखता है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो। अगर नहीं दिखती कोई सर्विस तो सिंपली इस सर्च बार के अंदर आपको लिखना है EC2, और जैसे ही आप टाइप करते हो EC2 तो आपके सामने एक EC2 सर्विस का जो एक बॉक्स है, आपको एक बॉक्स ओपन हो जाता है। आपको सिंपली इस सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप EC2 के ऊपर क्लिक करते हो तो EC2 का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने अभी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास टर्मिनेटेड वाला एक इंस्टेंस था। हम यहाँ से आप अपने इंस्टेंस को फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि आप इंस्टेंस स्टेट के ऊपर क्लिक करो और इंस्टेंस स्टेट इज़ इक्वल टू, जैसे आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ रनिंग वाले इंस्टेंस दिखने चाहिए तो यहाँ पे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करो तो आपको रनिंग वाले इंस्टेंस ही शो होंगे। जो इंस्टेंस टर्मिनेट हुए हैं, जो इंस्टेंस टॉप है, वो आपको शो नहीं होंगे। जो रनिंग वाले इंस्टेंसेस है वही आपको दिखेंगे। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल रनिंग वाला इंस्टेंस कोई भी नहीं है, तो हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है लॉन्च इंस्टेंस, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्च इंस्टेंस, तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको लॉन्च इंस्टेंस का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपने इंस्टेंस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होती है और उसके बाद आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हो। तो सबसे पहले तो आपको इंस्टेंस का नेम प्रोवाइड करना होता है। तो हम सबसे पहले इंस्टेंस का नेम प्रोवाइड करेंगे और हम यहाँ पे इंस्टेंस को लॉन्च करते करते आगे की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक इंस्टेंस का नेम प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी एक वर्चुअल मशीन है तो हम लोग एक वर्चुअल मशीन नाम से एक इंस्टेंस बना लेंगे। ओके, वर्चुअल मशीन के नाम से हम लोगों ने एक इंस्टेंस बना लिया। आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, जो आपको देना है आप दे सकते हो। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आप नाम प्रोवाइड करते हो तो उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिखेगा अमेज़ॉन मशीन इमेजेस, मतलब ये AMI होते हैं। यहाँ पे दिखता है, आप यहाँ पे दिख रहा है आपको कि बहुत सारी AMIs आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया, उबुंटू हो गया, विंडोज़ हो गया, रेड हैट हो गया। और आप यहाँ पे ब्राउज़ करोगे तो बहुत सारी AMIs आपको मिलेगी। जो भी आप AMI का सर्वर आप क्रिएट करना चाहते हो, इंस्टेंस आप क्रिएट करना चाहते हो, उस AMI के ऊपर आप क्लिक करो और उस AMI का इंस्टेंस आप क्रिएट कर पाओगे। रिमेंबर, जब भी आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हो, जो भी आप AMI चूज़ करते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो AMI होती है वो फ्री टायर एलिजिबल AMI होनी चाहिए। अगर वो फ्री टायर एलिजिबल AMI इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे तो उस वक्त आपको बिल आ सकता है, बिल उसका जनरेट हो सकता है, आपको बिल पे करना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी इंस्टेंस लॉन्च करते हो, जिस भी AMI का यूज़ करना चाहते हो, तो पहले देखो कि उस AMI को आप यूज़ करते हो तो वो AMI जो है वो फ्री टायर AMI है क्या। तो फ्री टायर एलिजिबल AMI होगी तो उसी को आप क्लिक करो, क्योंकि हमारा एक सिंपल प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपको फ्री टायर एलिजिबल AMI ही आपको चूज़ करनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑप्शन आपको दिखते हैं और इसमें से ये जो पहली है, ये जो दूसरी है, ये फ्री टायर है, तो इन दोनों का यूज़ आप कर सकते हो। बाकी जो है वो वहाँ पे उसके सामने नहीं लिखा है कि फ्री टायर है, तो ये अगर आप यूज़ करते हो तो इसका बिल आपको पे करना पड़ सकता है। तो जो फ्री टायर है वही आप यूज़ करो। तो सिंपली ये फ्री टायर है तो हम लोग इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये AMI आपकी चूज़ हो जाएगी। अब जो भी इंस्टेंस क्रिएट होगा तो वो उसी AMI का इंस्टेंस क्रिएट होगा। अगर आप लिनक्स की AMI चूज़ करते हो तो लिनक्स का इंस्टेंस, मैक की AMI चूज़ करते हो तो मैक का इंस्टेंस क्रिएट होगा, विंडोज़ की AMI चूज़ करते हो तो आपका जो इंस्टेंस क्रिएट होगा वो विंडोज़ का होगा।
आपको नीचे आना है, यहाँ पे दिखता है आपको एक ऑप्शन इंस्टेंस टाइप। अच्छा, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे इंस्टेंस हमको दिए गए हैं इसके अंदर, CPU ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज। जो भी इंस्टेंस आपको चूज़ करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और इंस्टेंस को किस तरह से हम लोग चूज़ करेंगे तो वो डिपेंड करते हैं कि आपके काम के ऊपर, आपको काम कितना है वो उतने के ऊपर आपको वो इंस्टेंस को चूज़ करना है। जब भी आप इंस्टेंस चूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। फ़िलहाल तो हम लोग T2 माइक्रो यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये फ्री टायर है। अगर फ्री टायर नहीं है, आप उसको चूज़ करते हो तो फिर से आपको बिल पे करना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हो ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो T2 नैनो है ये फ्री टायर नहीं है, इसका आपको पर हावर बिल आता है, पर हावर दिया हुआ है उन्होंने। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो तो आपको पर हावर के 0.062 USD पर हावर आपको पे करने हैं। अगर आप सूज़े यूज़ करते हो, एक लिनक्स वर्जन है, विंडोज़ यूज़ करते हो तो इसका आपको इतना सारा बिल आपको पे करना पड़ता है, पर हावर के हिसाब से इसका पेमेंट होता है। तो जो फ्री टायर है वही आप यूज़ करो, जो फ्री टायर नहीं है वो आप यूज़ मत करो। तो ये जो फ्री टायर है इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, इसको चूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको दिखता है की पेयर लॉगिन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। और की पेयर का मतलब होता है एक सिक्योरली इन्फॉर्मेशन होती है जिसका यूज़ हम लोग इंस्टेंस को हमारे प्राइवेट मशीन के साथ, मतलब हमारे जो कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास की पेयर होगा तो आप यहीं से अपने की पेयर को चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास की पेयर नहीं है तो हम क्रिएट की पेयर के ऊपर क्लिक करने से क्रिएट की पेयर हो जाएगा। तो हम लोग पहली बार हमारे इंस्टेंस को लॉगिन कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग एक की पेयर क्रिएट करके देखते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, न्यू की पेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको की पेयर का नेम देना है, कोई कुछ भी नेम दे सकते हो आप, जैसे वर्चुअल की हम लोग देंगे, वर्चुअल कीज। यहाँ पे हम लोग नाम दिए वर्चुअल कीज। यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट चूज़ करना है। डिपेंड करता है आपका कि आप कौन से सॉफ्टवेयर से अपने वर्चुअल मशीन को लॉगिन कर रहे हो। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पेम फाइल चाहिए, अगर आप पुट्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको PPK फाइल चाहिए। तो फिलहाल हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग पेम फाइल ही डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया है वर्चुअल कीज़। अभी आप क्रिएट की पेयर के ऊपर क्लिक करते हो तो की पेयर जो होता है वो आपका डाउनलोड हो जाता है। ये देखो, वर्चुअल की पेयर जो है वो डाउनलोड हो गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में आपको आना है और नेटवर्क सेटिंग को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट VPC चूज़ किया गया है क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी VPC हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है। जो भी VPC क्रिएट किया गया है वो अमेज़ॉन ने क्रिएट किया है, तो ये डिफ़ॉल्ट VPC है, हम लोग इसी को चूज़ करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास VPC नहीं है। उसके बाद आपको सबनेट चूज़ करना है। सबनेट जो होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, तो ये है वो सबनेट जहाँ पे हम लोग हमारा इंस्टेंस जो है वो अभी लॉन्च करेंगे, तो आपको सबनेट चूज़ करने ही है। तो हम लोग एक सबनेट को यहाँ से चूज़ कर लेते, कोई भी सबनेट आप चूज़ कर सकते हो। हम लोग ये सबनेट चूज़ करते हैं, फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इनेबल ही रखना है इसको। उसके बाद फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप करता है क्या? सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो हमारे इंस्टेंस की तरफ जो ट्रैफिक आता है, जो नेटवर्क ट्रैफिक आता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड है तो आप चूज़ करो, अगर नहीं है तो आप क्रिएट करो। सिंपली आपको क्या करना है, इस क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने सिक्योरिटी ग्रुप का नाम देना है। तो मैं एक वर्चुअल कुछ भी नाम दे सकते हो आप, वर्चुअल सिक्योरिटी ग्रुप ऐसे क्रिएट करते हैं। और इसी नेम को आपको कॉपी करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसी को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, SSH कनेक्शन जो होता है, SSH
कनेक्शन प्रोटोकॉल जो है वो TCP है, और इसकी जो पोर्ट रेंज है वो है 22। अच्छा, इसी से हम लोग हमारे इंस्टेंस को लॉगिन करेंगे थ्रू दी फिजिकल सर्वर, फिजिकल मशीन के जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करेंगे, और कंप्यूटर से हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कंप्यूटर से हमारे सर्वर को लॉगिन करेंगे थ्रू दी SSH कनेक्शन। और यहाँ पे सोर्स टाइप में आपको एनीवेयर ही रखना है, आपको इसमें से कोई भी चूज़ नहीं करना है। एनीवेयर से क्या होगा कि कहाँ से भी और किसी भी मशीन से हम लोग हमारे इंस्टेंस को लॉगिन कर सकते हैं, जबकि हमारे पास अगर कीज़ प्रेजेंट है तो हम लोग कहीं से भी हमारे इंस्टेंस को लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको नीचे आना है, उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोरेज। ये जो होता है ना 8 GB जो होता है, ये हमारा इंस्टेंस वॉल्यूम है जो हमारे इंस्टेंस के साथ में अभी ये आएगा। दिस इज़ बेसिकली द इंस्टेंस वॉल्यूम। अभी तक हम लोगों ने EBS वॉल्यूम कनेक्ट नहीं किया है। ये हमारा इंस्टेंस वॉल्यूम है, 8 GB हमको मिलता है। और यहाँ से आप उसको बढ़ा भी सकते हो, जो जितना भी चाहे आप उसको बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो जो फॉर्मेट में आपको वॉल्यूम चाहिए, वो फॉर्मेट में आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये बढ़ भी सकता है और हम लोग इसको घटा भी सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ रूट वॉल्यूम। जो हमारे इंस्टेंस को कनेक्ट होता है उसको रूट वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग। अब आपको नीचे आना है और लॉन्च के ऊपर क्लिक करना है। उसके पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो ऑप्शन है यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, तो सेम AMI के 4 इंस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। सेम AMI के आप कितने भी इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप नंबर प्रोवाइड करते हो तो उतने नंबर ऑफ इंस्टेंस आपके क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल हमें एक ही इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग एक ही इंस्टेंस चाहिए तो हम लोग यहाँ पे एक ही प्लेस करते हैं। और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है अपने लॉन्च इंस्टेंस बटन के ऊपर। जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो हमारे इंस्टेंस जो है वो लॉन्च होना शुरू हो जाता है। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स के बाद हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। अभी हम इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करके उसको देखेंगे। अभी आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो इंस्टेंस स्टेट, उसके बाद में इक्वल, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंस स्टेट इज इक्वल्स टू रनिंग। इसको क्लिक करो। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे इंस्टेंस रनिंग में है वही हमको दिखेंगे, जो स्टॉप है, जो टर्मिनेटेड है, वो इंस्टेंस हमको नहीं दिखेंगे। तो हमारा इंस्टेंस जो हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है वो इंस्टेंस वर्चुअल मशीन जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो हमारा अभी करंट रनिंग में चल रहा है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, वर्चुअल मशीन। ओके, तो दिस इज़ वर्चुअल मशीन जो हम लोगों ने अभी क्रिएट की है। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन किया था वो सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। इंस्टेंस टाइप हम लोगों ने फ्री टायर लिया था, 22 माइक्रो लिया था। स्टेट जो है हमारी स्टेट जो आप देख रहे हो, इनिशियलाइज में हमारा इंस्टेंस अभी प्रेजेंट है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन में मतलब हमारा इंस्टेंस कौन से अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है, AP साउथ 1B अवेलेबिलिटी जोन में प्रेजेंट है। एंड देन पब्लिक IP ऑफ दिस इंस्टेंस ये दिया हुआ है। और अभी हम लोगों ने इलास्टिक IP चूज़ नहीं किया है, अलोकेटेड नहीं हुआ है हमारे इंस्टेंस को। इसके बाद में है सिक्योरिटी ग्रुप का नाम वर्चुअल सिक्योरिटी ग्रुप हम लोगों ने दिया था, और हमारे की पेयर का नाम जो है वो वर्चुअल कीज़ है। उसके बाद जो हमारा इंस्टेंस है वो कब लॉन्च किया था वो भी डेट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, और कौन से प्लेटफॉर्म का इंस्टेंस हम लोगों ने लॉन्च किया है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। सो रिफ्रेश करेंगे, हमारा इंस्टेंस रेडी हो गया। अगर ये चेक स्टेटस अगर सक्सेसफुल 2x2 आ गया तो समझो कि हमारा इंस्टेंस रेडी है और हम लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये चेक स्टेटस आप देख रहे हो, चेक स्टेटस पास है। 2x2 चेक स्टेटस का मतलब है कि हमारे इंस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने इंस्टेंस को क्लिक करना है, यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और मोबाइल एक्सट्रीम को ओपन कर देना है। जब भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उसको आप ओपन करो। तो मोबाइल एक्सट्रीम को हम लोग ओपन करेंगे और हमारे इंस्टेंस को लॉगिन
करके देखेंगे। मैसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पब्लिक आईपी जो हमारे इंस्टेंस का जो पब्लिक आईपी है उसको कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और स्पेसिफिक यूज़र नेम यहाँ पे आपको देना है EC2 यूज़र। आपको यहाँ पे EC2 यूज़र नेम देना है और हम लोग उसको पोर्ट 22 के ऊपर ही लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे एडवांस SSH सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर यूज़ प्राइवेट की के ऊपर क्लिक करना है। जो हम लोगों ने अभी प्राइवेट की डाउनलोड की थी उसी को चूज़ करेंगे हम लोग। इस ब्लू वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है